हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के तहत रुक्मिणी प्रकाशन से टेस्ट सीरीज पेपर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कांस्य युग से संबंधित थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है निम्न में से कौन बेमेल है, यानी कौन सही नहीं है? तो देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ, ये सही है। मंगलौर की संधि 1784 में हुआ, ये भी सही है। लेकिन ये जो एका आंदोलन था ये 1920 में नहीं हुआ, ये हुआ था 1921-22 में। ये हुआ था 1921 से 22 के बीच में हुआ था। तो ये जो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन होगा यही सही होगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वह किससे संबंधित था? वह था राजनीतिक नीतियों से संबंधित था। यानी यह जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है राजनीति से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पानीपत की जो लड़ाई हुई थी यह हुई थी 1526 ईस्वी में। ठीक है, जो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। लोदी वंश का था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम निर्धारित कीजिए। समुद्रगुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है ना, तो इसमें जो सबसे पहले आएगा कौन आएगा? सबसे पहले आएगा श्रीगुप्त, फिर समुद्रगुप्त थे, ठीक है, और उसके बाद रामगुप्त और फिर अंत में थे स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है उसमें बंगाल का गवर्नर वेंसी टार्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह हुई थी बम्बई में। पहला बम्बई में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वह मद्रास में हुआ था, और चौथा जो हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था। शुरू के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले की जो अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने किया था, दूसरे की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने, तीसरे की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, और चौथे की अध्यक्षता जो किया था जॉर्ज यूल ने किया था, जो कि पहला अंग्रेज था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 में भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वह थे कौन? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी 1942 ईस्वी में। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का समय हुआ था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभ्रक या माइका किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो अभ्रक होता है या माइका होता है ये सबसे ज़्यादा है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश जो मौसमी घटनाएं वह कहाँ होती हैं? तो जो मौसम से संबंधित घटनाएं वो सब ज़्यादातर कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। हम क्षोभ मंडल को याद रखेंगे मौसमी घटनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो ये पूछा जा रहा है कि जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह
और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है, यानी कौन सी जगह है वह जो समुद्री बंदरगाह भी है और वहाँ पे तेल का रिफाइनरी वाला कारखाना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो आंसर होगा वह होगा डी। क्या होगा? मंगलौर होगा, हल्दिया होगा और विशाखापत्तनम, हल्दिया और मंगलौर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे ये कह रहा है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। जो भारतीय पर्यटन का जो स्वर्ण त्रिभुज बनाया जा रहा है उसमें कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो इसमें देखिए क्या है, आगरा है, दिल्ली है और जयपुर। आगरा, दिल्ली और जयपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किससे किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए? तो वन नीति के अनुसार जो क्षेत्रफल है जो वनों से घिरा हुआ होना चाहिए वह कितना है? वह है 33%। ठीक है ना, जो 33% अगर वन क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखा गया है किसके द्वारा? वन नीति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति कई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो यह स्वीकार किया गया था नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है ना, ये नीति बहुत ही अच्छी थी। नरसिम्हा राव ने ही ये स्वीकार किया था कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति होनी चाहिए, आर्थिक रूप से। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ठीक है ना, तो भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी दोनों साथ साथ जिनका अस्तित्व हो, निजी क्षेत्र भी रहे और सार्वजनिक क्षेत्र भी रहे। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो यह जो अधिनियम प्रभावित हुआ था यह हुआ था प्रभावी 2006 से। SEZ अधिनियम जब कब से प्रभावी हुआ? 2006 से। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? तो यह है 9वें भाग में। ठीक है, 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये सूची दिया है और इसको मिला करके कूट से आपको मिलाना है। संविधान संशोधन, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखिए अगर इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भी याद है तो हम इसमें क्या देखेंगे, 22वां क्वेश्चन नंबर 22 है ना। तो इसमें जो संविधान संशोधन है यह है 368। वित्त आयोग जो होता है ये अनुच्छेद होता है 280। वित्तीय आपात जो होता है वो होता है 360 और अखिल भारतीय सेवाएं जो हो गया वो हो गया 312। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान संशोधन किससे होता है? अनुच्छेद 368 में है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात 360 और अखिल भारतीय सेवाएं 312। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। तो अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो यह होता है उच्चतम न्यायालय। ठीक, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन में से कौन सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची में है, ये सही है। जनगणना संघ सूची में, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में, ये गलत है और इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में ये सही है। और दल बदल विरोधी जो कानून है ये 10वीं अनुसूची में, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए? तो यह कितने दिन होता है? यह 14 दिन होता है। अगर आप भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना चाह रहे हैं तो राष्ट्रपति को यह कम से कम 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हरित गृह प्रभाव क्या है? ठीक है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वैश्विक ताप वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के थ्रू क्या हो जा रहा है? पूरे जो है ना पूरे विश्व का तापमान बढ़ जा रहा है। वैश्विक ताप वृद्धि को ही हरित गृह प्रभाव कहा गया या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो जो प्लेग की बीमारी होता है ना ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
28 में भी मिलाना है, ठीक है। तो 28 में जो होगा आपका फ्रियान जो होता है यह क्या होता है, फ्रियान जो होता है ये प्रशीतक होता है, ठंडा करने का काम करता है, फ्रिज वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला वाला जो होगा वो किससे मिलेगा, दूसरे से, ठीक है ना। उसके बाद जो है टेट्राएथिल लेड एंटी नॉकिंग सब्सटेंस होता है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो पहले से हो गया। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये क्या होता है, ये होता है कीटनाशक, है ना, जो गैमेक्सिन कहते हैं यही होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशमक है। तो इस तरह से हमारा क्या होना चाहिए, 2 1 4 3 और 2 1 4 3 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाइए, फिर हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कोलाइड विलयन में कणों का आकार क्या होता है। तो जो कोलाइड विलयन होते हैं उसमें जो कणों के आकार होते हैं 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो खाली जगह में वो जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़े होते हैं ये कैसे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है ना। जब सबके प्लस प्लस एक साथ जोड़ दिए जाए और माइनस माइनस एक साथ जोड़ दिए जाएँ तो इसको कैसे जुड़ा हुआ कहेंगे हम लोग, समांतर क्रम में। फिर देखिए एक संख्या का 32% 56 है, वह संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन होगा वह संख्या कितनी होगी, 175, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो है 32 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, बी होगा, 1/2, ठीक है। ये जो मैथ है रीजनिंग के जो भी सवाल हैं इनको मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसका पूरा का पूरा सलूशन दूंगा, यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में जो है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 16। और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा सही आंसर बी, -3/4। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या होगा, एक बॉक्स में 350 बल्ब हैं, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए हों तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त हैं। तो 350 का 12% घटा दीजिए, या 12% घटाना है या 350 का आप 88% निकाल लीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 308, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छाटिए। इहलोक, यानी आपको इहलोक का विलोम बताना है। तो जो इहलोक का विलोम होता है वह क्या होता है, परलोक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है धरती का समानार्थक शब्द बताना है, यानी धरती का जो समानार्थक शब्द होता है वह होता है अचला। क्वेश्चन नंबर 38, जिस तक न पहुंचा जा सके उसके लिए क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो एक शब्द में अगर हम इसको कहना चाहेंगे तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा जाएगा, अगाम्य, यानी जहां न जाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है ना, कौन सा शब्द बहुवचन है। तो 39 में माता शब्द बहुवचन नहीं है, लेकिन प्राण जो होता है बहुवचन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर बी प्राण बहुवचन है, लड़का भी बहुवचन नहीं है और किताब भी बहुवचन नहीं है, ठीक, प्राण। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्राण बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। तो जो भारत भारती है ये किस भाषा में लिखा गया है, ये खड़ी बोली का ग्रंथ है, ठीक है, खड़ी बोली का ग्रंथ। अब ये एक इंग्लिश का पैसेज है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ करके इसके आंसर को दे सकते हैं आप, ठीक है। इसमें जो 41 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर ए सही होगा, 42 का जो सही होगा उसका भी ए सही होगा, और 43 में क्या सही होगा, 43 में सही होगा बी, और 44 में भी बी, और उसके बाद 45 में क्या सही होगा, 45 में सही होगा सी, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 11 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि उसी महीने की 22 तारीख को सोमवार पड़ा हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलवार। फिर देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट है, उसके बाद उसका पूर्वानुमान लगाया जा रहा है।
अब आपको ये बताना है कि दोनों पूर्वानुमान सही हैं या कोई एक सही है या कोई भी नहीं सही है। कहा जा रहा है भारतीय सरकार आयातित वस्तुओं पर सब्सिडी को निरंतर कम करती जा रही है, ठीक है ना, निरंतर ये कम करती जा रही है। तो इससे पूर्वानुमान क्या लग रहा है, सरकार अधिक भार वहन करने में समर्थ नहीं है। अगला पॉइंट, सरकार इस पैसे से आर्थिक स्थिति में और अधिक सुदृढ़ता ला सकती है। तो हम यहाँ से सिर्फ ये कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है अक्षरों का ये एक समूह दिया जा रहा है। नीचे दिए गए अक्षरों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता है कि यदि उनमें से प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अंकमान प्रदान कर दिया जाए तो यदि उनका योग निकाला जाए तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी CTUI अगर इसको योग करेंगे तो इसका योग कभी भी सम नंबर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 49, B बहन है D की, M पिता है D का, N बहन है M की, तो B किस प्रकार N से संबंधित है। B और N का रिलेशनशिप बताना है और इसमें क्या होगा, B N की क्या है, भतीजी है, ठीक है ना। B क्या है, N की भतीजी, और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं दूसरी वीडियो में दूंगा। फिर देखिए P की आयु Q के बराबर है, R S से छोटा है, T R से छोटा है किंतु P से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। तो 50 में क्या हमारा होगा, D यानी S सबसे बड़ा है। P की आयु Q के बराबर है यानी P Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जगह गिरगिट की बहुत ही छोटी प्रजाति की खोज की है। गिरगिट की सबसे छोटी प्रजाति की जो खोज की गई है वह अभी कहाँ की गई है, मेडागास्कर में की गई है। मेडागास्कर में सबसे छोटी प्रजाति खोजी गई है किसकी, गिरगिट की। क्वेश्चन नंबर 52, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है। तो पहला क्रिकेटर जिसने 3000 रन बनाया है T20 में वो कौन है, वो हैं विराट कोहली, भारत के। फिर देखिए 24 से 26 फरवरी 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली बैठक वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुई। तो ये किन किन देशों में हुई थी और कहाँ हुई थी, तो ये था भारत, ठीक है ना। 53 का ऑप्शन नंबर डी भारत सही होगा। 54 देखिए 54 कह रहा है पब्बी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास का संचालन किस समूह के देशों के बीच किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में ये है कि H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है। तो विश्व का पहला मामला जो आया है ये कहाँ आया है, यह आया है रूस में। NTPC 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कितना रखा है, 56 में आपका हो जाएगा डी 60 GW, ठीक है ना, गीगावाट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को वाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है। तो यह मिली है कहाँ पे, राजस्थान में। यह कहाँ पे मिल गई है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखिए किस देश के फुटबॉलर सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं, किस देश के हैं, तो ये हैं जर्मनी के, ठीक है ना, जर्मनी के हैं। सामी खेदिरा कहाँ के हैं, जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 100 औषधि पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किसने किया। 100 औषधि पौधों पे ई पुस्तक बनाई गई है या लिखी गई है, उसका विमोचन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन नंबर सी किरण रिजिजू, ठीक। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग का दर्जा मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। यानी जो गुच्छी मशरूम है ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, और इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है, वो हुमायूं गौहर। यानी जो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के PM थे, उनका जो जीवनी वो किस नाम से है, इन द लाइन
ऑफ फायर, और इसको लिखा किसने है? हुमायूं गौहर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 61। 62 देखते हैं। 62 में जंप बाल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंप बाल शब्द जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी विद्या देवी सिंह भंडारी। विद्या देवी सिंह भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ठीक है ना, तो 64 में हो जाएगा ए, ये पक्षी विज्ञानी है ये, ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजिस्ट है। सलीम अली इनको पूरा कहा जाता है, इनको कहा क्या जाता है? सलीम अली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ कहाँ पे विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम जो मेन रूप से विकसित हुआ है, यह विकसित हुआ है केरल में। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? अभी हाल ही में मनाया गया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान हमारे किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने, एमपी ने शुरू किया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? यह पटियाला में है। यह कहाँ है? पटियाला में है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, जनता दल की जब पार्टी थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है ना। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध भी चुने गए। पहली बार ये हार गए थे और दूसरी बार ये निर्विरोध चुन लिए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 70, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अंटार्कटिका की खोज की गई थी अमेरिकियों के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 में। ये हिंदी का एक पैसेज है, इसको पॉज करिए, पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक क्या है? ये जो गद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक सबसे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा का मार्ग। उपर्युक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है क्यों किया गया है? क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 में यह है, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है किस चीज़ पे? तो धर्म ग्रंथ में सबसे ज़्यादा बल दिया गया है सदाचार के नियमों पर। फिर देखिए सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं कौन सी हैं? तो सदाचार की प्रमुख चर्चित दिशाएं जो हैं वह हैं सत्य और अहिंसा। ठीक। फिर देखिए पैसेज नंबर 2 है, इस पैसेज को भी पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे ये कह रहा है, प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं क्यों? तो स्व की जो अभिव्यक्ति करते हैं वह पात्रों के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्हित रह गई? तो कौन सी शक्ति अनचिन्हित रह गई? तो वह रह गई आचरण की। फिर देखिए प्रेमचंद्र का कला विषयक सिद्धांत था। तो प्रेमचंद का जो कला विषयक सिद्धांत था वह था कला नैतिकता के लिए, कला नैतिकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है, प्रेमचंद के उपन्यासों में उनकी आत्म भी व्यक्ति दृष्टिगत होती है क्योंकि? तो 79 में होगा, उनके पात्र उनके व्यक्तित्व को वहन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे कह रहा है, प्रेमचंद को नीति का कलाकार माना जा सकता है क्योंकि वे जीवन में सात्विकता को महत्व देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में ये ग्राफ दिया हुआ है ना, और यहाँ से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे और सॉल्यूशन अगली वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 का जो होगा वह क्या होगा? ए होगा, यानी 50,000।
क्वेश्चन नंबर बी 82 का जो ऑप्शन सही होगा वह होगा बी 80,000। क्वेश्चन नंबर 83 में जो सही होगा वह होगा सी होगा, यानी 15,200। अब ये देखिए 84, 84 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1,73,000, और 85 में जो ऑप्शन आपका बनेगा वह बनेगा सी 50,000। ठीक है ना। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के लिए ये एक ग्राफ है, ठीक है ना, और हम इसको देखेंगे और आगे सवालों को सॉल्व करेंगे। फुटबॉल की तुलना में कबड्डी, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है, तो 86 में हो जाएगा सी 11/14। फिर दे रहा है अगला क्वेश्चन, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोड कितना है, क्रिकेट का जो कोड था वह कितना है, तो 87 में हो जाएगा 61.2 डिग्री। अगर कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वालों और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच कितना का अंतर है, तो वह जो अंतर होगा वह होगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 89 में जो सही होगा, 89 में अगर कुल 700 छात्र हैं तो क्रिकेट को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो वह है 119। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कबड्डी तथा फुटबॉल से संबंधित सेक्टर कोडों का अंतर कितना है, सिर्फ कोड का डिफरेंस बताना है, तो यह कितना है 21.6 डिग्री। फिर ये एक नया कॉलम, आप इसको हम लोग देखेंगे चार्ट को, और क्वेश्चन देखिए 91 में कह रहा है 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्स डिवीजन का। अगला क्वेश्चन, 2012 एवं 2013 में वाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या में अनुपात क्या था, तो इसका अनुपात हो जाएगा, इसका अनुपात होगा 15:11। इस चार्ट को पहले बनाना होगा रफ पे, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को पढ़ के हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। 93, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि किस डिवीजन के 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम है, तो जो डिवीजन जेड है इसका आंकड़ा सबसे कम है। 94, क्वेश्चन नंबर 94, 4 वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या पूछ रहा है, तो ये जो औसत आएगा वह आएगा 114। क्वेश्चन नंबर 95, 2012 के दौरान सभी डिवीजनों द्वारा बेची गई वस्तुओं की संख्या बताइए, तो 95 में क्या हो जाएगा हमारा 544, 544। ये फिर आखिरी चार्ट यहाँ से हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 96 में कह रहा है वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल बिक्री कितनी है, तो बिक्री वर्ष 14-15 के लिए जो टोटल बिक्री है वह है 1,78,000। ठीक, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री कितनी है, तो यह है 35 लाख। 98 में कह रहा है FY में 12-13 से FY 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास कितने प्रतिशत रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 98 में जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 99, वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 14-15 में कंपनी की बिक्री का अंतर बताइए, तो यहाँ पे जब हम लोग अंतर निकालेंगे तो वह आएगा 38। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2012-13 और 14-15 तक की कुल वार्षिक बिक्री लाख रुपए में बताना है, तो यह जो होगा यह होगा 1,720 लाख। इस तरह से हम लोगों ने इसके 100 क्वेश्चन पूरे देखे। जो इसके 25 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, पूरे सोल्यूशन के साथ देखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।